मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 के जो भी न्यूज होगी उसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक पॉइंट होगा वो भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी न्यूज कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल। सो रिसेंटली हमारे यूनियन कैबिनेट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को अप्रूव किया है, तो उसके हम प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके की फीचर्स अगर देखें, उसमें आता है एक डेटा प्रिंसिपल, एक डेटा फिड्यूशियरी। सो डेटा प्रिंसिपल होता है वो इंडिविजुअल जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई माइनर है जिसका डेटा कलेक्ट हो रहा है, यानी कि उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है, तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके गार्डियंस को डेटा प्रिंसिपल माना जाएगा। डेटा फिड्यूशियरी की अगर बात करें तो वो एक ऐसी एंटिटी है जिसमें इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, स्टेट हर चीज कवर होती है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है कि क्या उसका उद्देश्य क्या है, उसकी उस डेटा की प्रोसेसिंग का क्या पर्पस है और मींस क्या है, किस वे से उसको प्रोसेस किया जाएगा, वो उसको हम बोलते हैं डेटा फिड्यूशियरी। पर्सनल डेटा की अगर बात करें तो पर्सनल डेटा इस बिल के अंदर उसको डिफाइन किया गया है ऐसा डेटा जिसकी हेल्प से किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई, उसको पहचाना जाएगा। प्रोसेसिंग का क्या मीन बताया गया है? इंटायर साइकिल ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी कैरीड आउट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेटा। पूरे ऑपरेशंस जो डेटा के ऊपर किए जाएंगे उसको प्रोसेसिंग बोला जा रहा है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इस बिल के अंदर ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो इंडिविजुअल है he or she should be able to access the basic information उस लैंग्वेज में जो कि हमारी जो संविधान है उसमें 8th शेड्यूल में दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, अभी शेड्यूल लैंग्वेज है। उन 22 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में वो इंडिविजुअल अपना बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। अब बात करते हैं राइट टू कंसेंट की। सो राइट टू कंसेंट के अंदर क्या डिफाइन किया गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी कंसेंट दी जाएगी कि हाँ मैं कंसेंट देता हूं, मैं अपनी सहमति देता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस किया जाए। और हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आइटम्स ऑफ पर्सनल डेटा फिड्यूशियरी वांट, कि जो फिड्यूशियरी है वो कैसा डेटा जो है कलेक्ट करना चाहता है और उस डेटा को कलेक्ट करने का क्या पर्पस है और उस प्रोसेसिंग का क्या पर्पस है। इंडिविजुअल्स को ये भी राइट है कि वो किसी भी टाइम अपनी कंसेंट विथड्रॉ यानी कि वापस ले सकते हैं कि मैं अप्रूवल नहीं देता, मैं सहमत नहीं हूं कि मेरी जो भी डेटा है उसको यूज किया जाए। आगे बात करते हैं राइट टू इरेज की। सो राइट टू इरेज क्या है? जो डेटा प्रिंसिपल्स है, डेटा प्रिंसिपल अभी हमने देखा था कि जो लोग जिनका डेटा कलेक्ट किया जाता है उनके पास राइट टू डिमांड द इरेजर एंड कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय डेटा फिड्यूशियरी। उनके पास दोनों राइट होंगे कि मेरा डेटा वो इरेज कर दो और या फिर मेरे डेटा को करेक्ट कर दो, ठीक कर दो अगर उसमें कोई मिस्टेक है उस जो भी डेटा प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग। राइट टू नॉमिनेट का क्या मतलब है कि डेटा प्रिंसिपल के पास ये भी राइट होगा कि वो एक इंडिविजुअल को नॉमिनेट करे कि मेरे बिहाफ पर अगर मेरी डेथ होती है, मैं इनकैपेसिटी होती है कि इन केस मेरा कोई एक्सीडेंट होता है, किसी भी केस में मैं उस जो डेटा को नहीं उसको एक्सेस कर पाता, तो मैं इसको नॉमिनेट करता हूं कि ये मेरे बिहाफ पर सभी राइट एक्सरसाइज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में कोई भी एफडी करवाते हो, वहां पर आप नॉमिनेशन लिखते हो ना कि मेरी एब्सेंस में अगर मेरी डेथ होती है या मेरा एक्सीडेंट होता है तो मेरी जगह पर इनको जो मेच्योरिटी अमाउंट दी जाए। वैसे ही डेटा प्रिंसिपल यहाँ पर भी एक इंसान को नॉमिनेट करेगा कि वो हर उसकी डेथ के केस में अपने राइट्स को एक्सेस कर सके। आगे है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इसमें क्या होगा? एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आप बोल सकते हो सेटअप किया जाएगा कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए। अगर कोई भी अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आता है डेटा फिड्यूशियरी की साइड से, जो कंज्यूमर है वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कंप्लेंट कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर क्या है कि अगर डेटा को क्रॉस बॉर्डर स्टोर करना हो या ट्रांसफर करना हो तो क्या वो बिल अलाउ करता है? यस। इस बिल के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा भी अलाउ किया गया है कुछ नोटिफाइड कंट्रीज और टेरिटरीज के साथ ही। इसका क्या कंडीशन क्या है
कि उनके पास एक सुटेबल डेटा सिक्योरिटी लैंडस्केप हो, कि वो उस डेटा को लीक ना करें, अच्छे से सिक्योर करके रखें, और जो गवर्नमेंट है वो इंडियंस का डेटा उस कंट्री से एक्सेस कर सके। यानी कि ये टू वे हो गया कि आप हमें हमारे सिटीजन्स का, जो इंडियंस हैं उनका डेटा का एक्सेस दे दो, हम आपके जो सिटीजन्स हैं उनका आपको एक्सेस दे देंगे। फाइनेंशियल पेनल्टीज का क्या है, जो डेटा फिड्यूशरी हैं उनपे पेनल्टीज लगेंगी अगर कोई भी डेटा ब्रीच होता है या फिर वो फेल होते हैं यूजर को नोटिफाई करने के लिए। जब भी अगर कोई ब्रीच होता है तो पेनल्टी कितनी हो सकती है, 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक। जो डेटा प्रिंसिपल है, जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, अगर वो कोई गलत डॉक्यूमेंट जानबूझकर सबमिट करेगा ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, अगर साइन अप करते हुए, या फिर कोई ग्रीवांस कंप्लेंट के टाइम वो भाग जाएगा, तो उसको भी 10,000 तक का फाइन लगाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। सो रशिया और यूक्रेन वन ऑफ अटैक ऑन न्यूक्लियर प्लांट। आपको पता होगा, ये हमने काफी हफ्ते पहले भी डिस्कस किया था। वहां पर एक रशियन कंट्रोल्ड ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि बहुत टाइम से एक कंफ्लिक्ट का पॉइंट बना हुआ है। तो वहां पर सिचुएशन काफी टेंस है। क्यों? क्योंकि उसका जो सैबोटेज का जो थ्रेट है, जो डेंजर है, वो बहुत ज्यादा है। सैबोटेज कर सकता है कोई भी जैसे मान लो वहां पर हमला हो गया, वो ब्लास्ट हो गया, तो बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तभी ये न्यूज में था। बस आपको ये याद रखना है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है और इसको कौन कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं। सो रिसेंटली एक एजुकेशन मिनिस्ट्री ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही स्टेट्स या यूटीज हैं, कौन कौन सी, पंजाब एंड चंडीगढ़, जिनकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी बेटर है बाकियों से। और उनका कितना रेंज क्या है, 641 to 700, ये उनका ग्रेड स्कोर है। और जो पीजीआई स्कोर है, जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्कोर है, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज करती है, ये टोटल स्कोर होता है। 6 डोमेन्स इसमें कैलकुलेट की जाती हैं स्टेट्स या यूटीज की। कौन कौन सी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट 6 के 6 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। सो चंडीगढ़ और पंजाब ये टॉप परफॉर्मर्स थी 2021-22 की, लेकिन अभी जो हाईएस्ट इसका ग्रेड है, जिसका नाम है दक्ष, वो अभी किसी ने भी हाईएस्ट ग्रेड नहीं अचीव किया। तो दक्ष भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि दक्ष न्यूज में है, क्या है ये। तो ये पीजीआई का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का क्या है, हाईएस्ट ग्रेड है। आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेट ने टॉप 5 ग्रेड अचीव नहीं की है इस रैंकिंग्स में। चंडीगढ़ एंड पंजाब चाहे वो टॉप रैंक्ड है, लेकिन उनका भी 6th हाईएस्ट ग्रेड है, जो वहां पर प्राचेस्टर 2 है। जो कि इसके बाद किसने फॉलो किया है, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु। और प्राचेस्टर 3 जो है, ये जो स्टेट्स है ये हैं 13 स्टेट्स, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये हैं। ये की गई है आकांक्षी 1 स्टेट्स। तो आपको ना ये जो नाम है, दक्ष हो गया, ये प्राचेस्टर 2 हो गया, प्राचेस्टर 3 हो गया, आकांक्षी 1 हो गया, ये सभी ध्यान रखने हैं आपको। सिंपली ये इस चीज के लिए कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के साथ ये रिलेटेड है और कौन से मिनिस्ट्री इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ ये जो 6 पैरामीटर्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही अलग फाइंडिंग उनको मिली है। कहां पर, तमिलनाडु में। तो एक तो गोल्ड का स्टड मिला है, जैसे इयरिंग की तरह यूज करते हैं स्टड से। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। एक बोन पॉइंट मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो बोन पॉइंट है। एक बीड मिला है, यहाँ पर आप बीड देख सकते हो, ये स्टड्स है, ये बोन पॉइंट है। ये मिले हैं कहां पर, ये है पोरपाइनुलकोटी इन पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जहां पर जो स्टेट डिपार्टमेंट का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक्सकेवेशन की थी। ये जो फाइंडिंग्स है, ये माना जा रहा है कि ये जो काफी रेयर है, बहुत कॉमनली नहीं मिलती हैं। और ये जो है फाइंडिंग्स हैं, ये मिली संगम एज एक फोर्ट है, जो कि माना जा रहा है कि उस टाइम पे इस साइट पे एग्जिस्ट करता था, संगम एज का फोर्ट।
ये जो स्टड है, ये जो आप स्टार फॉर्म में स्टड देख पा रहे हो, ये एक फ्लोरल डिजाइन है जिसकी 6 पेटल्स है, जो कि 133 सेंटीमीटर की डेप्थ में मिला था। खैर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ ये माना जा रहा है कि ये एक इंडिकेशन है किसके, संगम एज के कल्चर की। आप अपनी मेडिवल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में संगम एज के बारे में पढ़ते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बोन पॉइंट है और जो ब्रोकन पीस ऑफ कार्नेलियन बीड है, जो ये बीड है, ये मिले हैं किसी और ट्रेंच पे काफी डेप्थ पर। बोन पॉइंट है इनके दोनों के, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी और ये भी पॉइंटेड एंड्स हैं, इस पे कार्विंग की हुई है। माना जा रहा है कि शायद इसको वीविंग के लिए, वीविंग क्या होती है, कपड़े की बुनती के लिए इसको यूज किया जाता था। जो रेड राउंड शेप्ड कार्नेलियन बीड है, ये माना जा रहा है कि एक पॉइंटर है ट्रेड के लिए, कि वहां पर व्यापार होता था। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने जस्टिन हेनिन को हाईएस्ट ऑनर के साथ अवार्ड किया है। क्या नाम है उसका, फिलिप चैट्रियल अवार्ड। किनको मिला है, जस्टिन हेनिन को। ये बेल्जियन एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनका ये बिली जीन किंग कप विनर भी है और ये 7 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुकी हैं। और इनको ये अवार्ड मिला है, उन्होंने जो भी स्पोर्ट्स में सर्विस की है, ऑन कोर्ट और ऑफ कोर्ट। तो आपको इनका नाम याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, यूके, कनाडा, स्वीडन और यूक्रेन ने ईरान को यूएन की टॉप कोर्ट में उन्होंने इनके अगेंस्ट एक फाइल किया है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यूएन कोर्ट क्या है। जो यूएन कोर्ट है, टॉप यूएन कोर्ट, उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको इन शॉर्ट आईसीजे बोला जाता है। इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि जून 1945 में स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के एक चार्टर के थ्रू, और अप्रैल 1946 में इसने काम करना स्टार्ट किया। इस कोर्ट की सीट कहां पर है, नीदरलैंड के द हेग में। वहां पर एक पीस पैलेस है वहां पर। आपको पता होगा यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, लेकिन आईसीजे ही एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, यूएस के न्यूयॉर्क में नहीं है। तो आपको इसका हेडक्वार्टर बहुत ध्यान से याद रखना है। इसके पावर्स एंड फंक्शन की अगर बात करें तो ये 2 टाइप के केसेस जो है डील करता है। एक तो है लीगल डिस्प्यूट, जो कि स्टेट्स के बीच में होता है, जो स्टेट्स इसको सबमिट करती हैं, और दूसरा है अगर रिक्वेस्ट की जाती है एडवाइजरी ओपिनियन के लिए किसी भी लीगल क्वेश्चन के पर, अगर जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है, स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं, वो इसको रिक्वेस्ट करें कि आप हमें एक एडवाइजरी ओपिनियन दो अपना। जो स्टेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और जो दूसरे स्टेट्स हैं जो इसका कोर्ट के स्टैट्यूट का पार्ट बनी थी और जिन्होंने इसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट किया है, वही जो स्टेट्स है इसकी पार्टीज बन सकती हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें 15 जजेस होते हैं। सभी जजेस अलग अलग देशों से होते हैं, जो कि 9 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। कौन इलेक्ट करता है, यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इलेक्ट करने के लिए किसी भी कैंडिडेट के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों के वोट्स में। यूएन जनरल असेंबली में भी जितनी वोटिंग होगी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जितनी भी वोटिंग होगी, उसमें मेजोरिटी, उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलनी चाहिए, तभी वो कैंडिडेट जज बनेगा। इस कोर्ट के जो कंपोजिशन है उनके 1/3, यानी कि 15 जजेस हैं तो 1/3 हो गए 5 जजेस। वो हर तीसरे साल रिन्यू होती है इसकी कंपोजिशन। जो जजेस हैं वो री इलेक्शन यानी कि दोबारा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं अरावली सफारी की, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है कि जो अरावली सफारी है इसका फेज 1 अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो अरावली सफारी पार्क है ये डेवलप किया जा रहा है 3 फेजेस में, और पहले फेज को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो 10,000 एकड़ लैंड है, अरावली एरिया है जो गुड़गांव का, और जो हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट का, वो इस सफारी के लिए जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अरावली सफारी कहां पर है, कौन से स्टेट में है, हरियाणा में कौन से एरियाज हैं, गुड़गांव और नूह डिस्ट्रिक्ट। आगे बात करते हैं भाषिणी प्लेटफॉर्म की। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने रिसेंटली भाषिणी प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया का एक एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, उसके शेयर करने के लिए कि हम इसको शेयर करेंगे किसके साथ,
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज है उनके साथ, किस लिए कि जो लैंग्वेज बैरियर है इंटरनेशनल ग्रुपिंग के बीच में, यानी कि मेंबर स्टेट्स के बीच में जो लैंग्वेज बैरियर है उसको हम खत्म कर सकें। तो अगर क्वेश्चन आता है भाषिनी प्लेटफॉर्म क्या है, ये इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है। डिजिटल इंडिया भाषिनी इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो कि इजी एक्सेस देगा इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज को भारत की लैंग्वेजेस में। इसमें इसका एम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवाना, सो दैट जो इंडिया की जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंडिया के स्टार्टअप्स हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, वो सभी यूज कर पाए। और इनको 4 वेज में कंट्रीब्यूट की जाएगी। कौन कौन से, सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया एंड देखो इंडिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया, देखो इंडिया किसके पार्ट है, तो आंसर है भाषिनी प्लेटफॉर्म। और भाषिनी प्लेटफॉर्म क्या है वो हमने देख लिया, जहां पर जो यूजर्स हैं वो टाइप करेंगे क्या उनको सुन रहा है, और वो जो टेक्स्ट है उसको वो वैलिडेट करेंगे, जो भी दूसरा कोई है ट्रांसक्राइब करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा 19 जून को यूनाइटेड नेशंस ने मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन या फिर हाई सीज ट्रीटी अडॉप्ट की थी। इस ट्रीटी का एम क्या था, टू एड्रेस द क्रिटिकल इश्यूज। कैसे, जैसे जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, मरीन बायोडाइवर्सिटी की ओवर फिशिंग हो रही है, कोस्टल पोल्यूशन हो गया, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गई किसी भी नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसकी थोड़ी सी प्रोविजन डिटेल में पढ़ते हैं। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, उन्होंने हाई सीज ट्रीटी एक एग्री किया है। क्या इसका एम है, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रीटी है। 1958 जिनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज के अकॉर्डिंग सीज के कुछ पार्ट जो कि टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं इंक्लूड किए गए या फिर इंटरनल वाटर्स किसी भी देश के इंटरनल वाटर्स में नहीं कवर किए गए, उनको बोला जाता है हाई सीज। तो हाई सीज किनको बोला जाता है ये भी आपको पता चल गया। ये जो एरिया है ये किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड होता है, उसके परे होता है। ये जो एक्सटेंड करता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। एंड टिल वेयर अ नेशन हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज, वहां तक ये जो नेशन है उसका ये वहां पर जुरिस्डिक्शन होगा। कोई भी देश किसी भी हाई सीज के मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। यूएन ने ऐसी पहली जो ट्रीटी है साइन की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं डार्क पैटर्न की। ये एक आर्टिकल था। डार्क पैटर्न क्या है, कि डिजाइन या फिर कोई यूजर इंटरफेस टेक्निक है जिसके थ्रू जो कंज्यूमर है उसकी चॉइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है। सपोज आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो अगर आपने एक प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में ऐड किया, तो जब आप कार्ट खोलोगे उसमें 2-3 प्रोडक्ट अपने आप वहां पर ऐड किए मिल जाएंगे। तो ये जानबूझकर जो ये डिजाइन किया जाता है, इंटरफेस टेक्निक है, सो दैट जो यूजर्स हैं वो मैनिपुलेट हो सके कुछ सर्टेन चॉइसेस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड किया था तो नेचुरली आपने तभी किया था कि आपको वो एक ही खरीदना है। लेकिन जब आप कोई कार्ट में जाओगे, वहां पर आपको सपोज 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो शायद उस 3 में से आपने एक लेना था, अब आप 2 ले लो या तीनों ले लो। तो ऐसे आपकी चॉइस को क्या मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि जो डार्क पैटर्न का यूज है ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो इसकी लीगैलिटी है कि क्या ये लीगल है या नहीं है, वो काफी कम्प्लेक्स मैटर है। इसके रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है इंडिया में, उन्होंने बहुत सारे इंडियन ऑयल मार्केट प्लेसेस को नोटिस भी दिया है कि जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जिसको आप डार्क पैटर्न इंप्लीमेंट करके वो करते हो, उसको आप बंद कर दीजिए। इसके बारे में वार्निंग इशू की गई है। तो आपको पता होना चाहिए डार्क पैटर्न क्या है। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली कोलिजियम ने 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए नाम दिया है। तो कौन कौन से? जस्टिस उज्जवल भुआन जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जो जस्टिस एसवी भट्टी जो कि केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दोनों को एलिवेशन के लिए रिकमेंड किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोलेजियम है ये कुछ जजेस का
एक ग्रुप होता है जो जजेस के नाम रिकमेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये सिर्फ रिकमेंड करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 124 के अंडर। प्रेसिडेंट इस काम के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट भी करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं जो चिंकारा है या फिर इंडियन गैजल है उनके बारे में, और ऐसी एक एग्जांपल है कि आप अपने एग्जाम्स में कोट भी कर सकते हो। पहली बार ऐसा हुआ है, एक सेशन कोर्ट ने, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि जिस इंसान ने उस एंडेंजर्ड स्पीशीज की, इस चिंकारा की किलिंग के बारे में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया था कि इसने चिंकारा को मार दिया, जो उस इंसान जो गिल्टी है वो फाइन जब देगा तो उसमें से आधा फाइन उस इंसान को दिया जाए एज अ प्राइज जिसने वो इन्फॉर्म किया। तो इससे कोर्ट ने क्या बोला है कि जो लोग हैं कि वो रिपोर्ट करें किसी भी इंडेंजर्ड एनिमल की किलिंग, एक तो उसको हौसला दिया जाएगा और सेकेंडली जो सोसाइटी है उसको भी सेंसिटिव बनाया जाए कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखें। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसी एग्जांपल्स आप कोट भी कर सकते हो, बहुत जो यूनिक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स होती हैं ये। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चिंकारा ये इंडियन गैजल है, ये क्या है? ये स्टेट एनिमल है किसका? राजस्थान का। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अल्लूरी सीताराम राजू जी को ट्रिब्यूट पे किया है, श्रद्धांजलि पे की है, और उन्होंने बोला है कि लोगों को कि आप उनकी जो उन्होंने वैल्यूज, उन्होंने के जो संस्कार थे उसको इम्बाइब करो। तो अगर हम अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में पढ़े तो ये रामपा रेबिलियन 1922 थी, जिसको मान्यम रेबिलियन भी बोला जाता है, जो कि एक ट्राइबल अपराइजिंग थी, कबीलों के लोग की अपराइजिंग थी, जिसके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। और ये जो अपराइजिंग थी कहां पर हुई थी? ब्रिटिश इंडिया की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके गोदावरी एजेंसी में, जो कि अगस्त 1922 में स्टार्ट हुई थी। अल्लूरी सीताराम राजू जी इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने आर्म्ड कैंपेन वेज किया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, जिनका निकनेम था मान्यम विरुडू, जिसका मतलब है हीरो ऑफ द जंगल। और ये निकनेम किसने दिया था? जो वहां के लोकल विलेजर्स थे, लोकल लोग थे, उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बहादुरी से उन्होंने काम किया था। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा ने रिसेंटली अपनी स्टेट के सभी रेस्टोरेंट्स को अलाउ कर दिया है कि वो 24/7 24 घंटे जो है वो काम कर सकेंगे, ओपन रह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेट ने ऐसा कुछ अनाउंस किया है। आगे हम बात करते हैं नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया है। इसका क्या एम क्या है? अनीमिया को खत्म करना बाय द ईयर ऑफ 2047। अनीमिया क्या होता है? जिन लोगों में, आप लेमन लैंग्वेज में समझो, जिन लोगों में एचबी खून कम होता है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। ये एक बीमारी होती है जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उस एनीमिया की बीमारी को 2047 तक खत्म करना। मिशन में टारगेट क्या रखा गया है कि 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग होगी, जो कि 40 साल से कम उम्र के होंगे अगले 3 साल तक, और लोगों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड दिए जाएंगे। और जब भी किसी इंसान ने शादी करनी होगी वो किसी भी स्टेटस कार्ड, किसी भी इंसान के जेनेटिक स्टेटस कार्ड के साथ जो मैच भी कर सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी कोई डिजीज है अगर किसी को, वो नेक्स्ट जनरेशन में ना जा सके। इस मिशन में 278 अभी के लिए 278 जिलों में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये टोटल भारत के 17 स्टेट्स में अभी के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक यूक्लिड नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जो कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से किया गया है यूएसए के केप कैनावेरल में। ये एक एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप है जो कि अर्थ सन L2 लैग्रेंज पॉइंट है, वहां पर प्लेस किया गया है। 2 टन का ये यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट है। 1 महीना रहेगा, 1 महीना लेगा ये L2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और ये ऑब्जर्वेशन करेगा किसकी? बहुत मिलियन गैलेक्सीज की। और जो साइंटिस्ट हैं वो इस डेटा को यूज करेंगे टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ वेरियस मॉडल्स। जो मॉडल्स यूज कर सकते हैं हम किसके लिए?
डार्क मैटर के लिए और डार्क एनर्जी के लिए, जो कि यूनिवर्स के अप्रोक्सीमेटली 95% जो हिस्सा है कवर करते हैं। कौन? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो उसको जो स्टडी करने के लिए मॉडल्स हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करेगा यूक्लिड, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, स्पेसक्राफ्ट है। आगे बात करते हैं पेस्टिडेस पेटिट्स रुमिनांट्स की। ये क्या है? ये एक कंटेजियस एनिमल डिजीज है जिसने रिसेंटली जो 60 शीप यानी कि 60 भेड़ और बकरियों की डेथ हो गई है इसकी वजह से। कहां पर? लाहौल स्पीति रीजन में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये बहुत ही हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है जिसमें बहुत ज्यादा मरने के चांसेस हैं, हाई मोर्टेलिटी है। ये उन जो एनिमल्स में स्प्रेड होता है जो कि क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। अगर कोई भी एनिमल इन्फेक्टेड एनिमल से वायरस को इनहेल कर ले उनकी कफ या फिर स्नीजिंग के थ्रू, ट्रांसमिशन इनडायरेक्टली होता है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के थ्रू में होता है, जैसे फीड ट्रफ हो गए, बेडिंग हो गई एक्सेट्रा। और यहाँ पे एक और आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ये वायरस अभी ह्यूमंस को नहीं इन्फेक्ट करता, तो आपको ये ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। और ये जो डिजीज है इसका नाम भी याद रखना है, और एक वायरल डिजीज है इसका भी नाम याद रखना है। आगे हम बात करते हैं एनएचआरसी की। एनएचआरसी ने रिसेंटली एक राजस्थान गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेड अटैक के लिए नोटिस दिया था, लेकिन ये हमने क्या यहाँ पर देखना है कि एनएचआरसी क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है। कौन सा एक्ट? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो लोग हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना, चाहे वो राइट उनकी लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी के रिलेटेड है, जो कि संविधान गारंटी करता है और इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में एम्बॉडीड भी है। आगे हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है, जो भी लोग डिस्ट्रेस में हैं उनके लिए। ये भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट है जो कि इंस्टेंट कन्वर्सेशन करेगा वो लोग जो कि डिस्ट्रेस में हैं। और इस साल बहुत ज्यादा टेलीमानस सेंटर के को कॉल्स रिसीव हुई हैं। इसमें क्या है, वो हेल्थ काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट्स राउंड द क्लॉक वहां पर अवेलेबल रहते हैं। आगे हम बात करते हैं वेस्ट बैंक की। वेस्ट बैंक के बारे में हमने क्या बात करनी है, रिसेंटली वहां पर कुछ अटैक हुआ था, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि वेस्ट बैंक की क्या लोकेशन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो वेस्ट बैंक है ये इजराइल का, यहाँ पर इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है। तो जो वेस्ट बैंक है इसके बॉर्डर किस किस के साथ लगते हैं, इजराइल के साथ। यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर डेड सी है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा, आप अगली स्लाइड में देखिए, ये वेस्ट बैंक है। इसकी जो बॉर्डर है यहाँ पर जॉर्डन के साथ शेयर हो रहा है, यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पर है डेड सी। तो तीनों के साथ ये है बॉर्डर जो शेयर होता है। वेस्ट बैंक की आपको लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरियाज हैं वो बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैप के बेस्ड। यहाँ पर गाजा स्ट्रिप पे आपको ये भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो रीजन्स हैं, वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गई, इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और बहुत न्यूज में रहती हैं। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली 2 महीने जो चलने वाला है श्रावणी मेला, वो इनॉग्रेट किया गया है। कहां पर? झारखंड के देवगढ़ में, जो कि वहां की जो अषाढ़ पूर्णिमा होती है तब ये लगता है ये मेला। कहां पर? बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, जो कि पूरी दुनिया का पहला देश बना है जिसने जो पतले थिन प्लास्टिक बैग्स हैं उनको भी बैन कर दिया है सुपरमार्केट्स में। जो 70 माइक्रोन्स थिकनेस से कम के जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग है उनको बैन किया गया है। ये जो बैन है इसलिए प्लास्टिक स्ट्रॉज पे भी लगेगा, जो पाइप, जो स्ट्रॉ आप यूज करते हो, सिल्वर वेयर पे जो भी प्लास्टिक के हैं। और गवर्नमेंट ने ये कैंपेन जो है अगेंस्ट सिंगल प्लास्टिक यूज एक्सपैंड किया है, जो उन्होंने 2019 में स्टार्ट किया था, जिसमें क्या है उन्होंने जो थोड़े ज्यादा थिकनेस वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स को बैन किया था, लेकिन अब जो कम थिकनेस वाले प्लास्टिक बैग हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। आगे बात करते हैं नोएडा की, जहां पर भारत का पहला वैदिक थीम्ड पार्क खोला गया है लोगों के लिए, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया था, जिसका नाम वेद वन पार्क भी है। इसमें क्या किया जाएगा, जो 4 वेद हैं
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, उनके लिटरेचर पीसीज को हाईलाइट किया जाएगा लेजर शोज के थ्रू, वॉल पेंटिंग्स के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, जहां पर 50,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। कौन से जो वैदिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे बेनियन ट्री हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, कोकोनट हो गया, जो भी वैदिक लिटरेचर में मेंशन्ड है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एक हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जहां पर 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है छत्तीसगढ़ सेक्शन के लिए वो लॉन्च किए गए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया के थ्रू पास करेगा। इसमें क्या है, 27 एनिमल पासेस, 17 मंकी कैनपीज भी है उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में, जहां पर ये लॉन्च किया गया है। तो आपको सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर यूपी की गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट बनाने की, सो दैट जो मंकीज की पॉपुलेशन है उनको सस्टेन किया जाए और जो इंसानों में और मंकीज में कंफ्लिक्ट होता है उसको कम किया जाए। कुछ डेडिकेटेड मंकी फॉरेस्ट वानर वन बनाए जाएंगे जो यूपी की राजधानी लखनऊ है वहां पर। और ये जो वानर वन है ये 3 कैटेगरीज में बनाए जाएंगे, नगर निगम के द्वारा, फॉरेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। आगे बात करते हैं मुंबई में, जहां पर ताइवान की गवर्नमेंट एक ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो है स्टैब्लिश कर रही है, क्योंकि वो इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं और कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। अभी अगर बात करें कि ताइवान के इंडिया में और कहां पर ये ताइपी इकोनॉमिक कल्चर सेंटर है, वो है दिल्ली में और चेन्नई में, और अब आएंगे मुंबई में भी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, जहां पर रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक नया ऑटोनोमस फिश रोबोट एक बनाया है जिसका नाम है बेले, जो किसके लिए कैपेबल है जो कंजर्वेशनिस्ट है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनको क्लियर पिक्चर देगा उन ऑर्गेनिजम्स की पानी में रहते हुए जो सी में रहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द मरीन इन्वायरमेंट। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म मरीन इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए बिना वहां पर रहते हैं उसकी क्लियर पिक्चर देगा बेली रोबोट, जो कि एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर रोबोट है, जो कि डीएनए सैंपल भी कनेक्ट करेगा, अंडर वाटर को फिल्म भी करेगा और जो डेलिकेट इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो आपको सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं, रिसेंटली स्टार्टअप 20 शिखर समिट हुई है गुरुग्राम में। स्टार्टअप 20 शिखर समिट इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम में हुई है। इस समिट का एम क्या है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है G20 नेशंस के अराउंड, उनको असिस्ट करना, नए टैलेंट्स लाने के लिए, डाइवर्स बैकग्राउंड के टैलेंट्स को, सो दैट को नए आइडियाज को इनोवेट कर सके। आगे हम बात करते हैं सेनेगल की, जो कि चौथी कंट्री बन गया है JETP डील साइन करने के लिए। सो JETP डील क्या है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जो कि मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग का एक मैकेनिज्म है डेवलप्ड कंट्रीज जो करती हैं, किनके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आप स्विच करना चाहते हो, ट्रांजिशन आपकी करना चाहते हो, तो आपको वो हेल्प करेंगे। इसका एम क्या है, एनर्जी सेक्टर में एमिशंस को कम करना और जो कोल फेज आउट को एक्सेलरेट करना, उसकी स्पीड बढ़ाना कि कोल को बिल्कुल फेज आउट कर दिया जाए। इसकी अगर बात करें, ये जो JETP डील है, ये ग्लासगो में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26th एडिशन हुआ था तब इसको लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड किंगडम्स, USA, फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट के साथ। इससे पहले जो 3 कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप से जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा है। इसके लिए आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि इंडिया ने अपनी कंसेंट देने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने बोला है कि कोल को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते एज अ पोल्यूटिंग फ्यूल, और जो एनर्जी ट्रांजिशन टॉक्स हैं वो इक्वल टर्म्स पर होनी चाहिए, कि ये पॉसिबल नहीं है हम कोले को सिंगल आउट कर दे, फेज आउट कर दे, तभी इंडिया ने कंसेंट नहीं दी है इसकी। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली एनसीपी के पार्टी में एक डिस्प्यूट चल रहा था, उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भारत में किसी भी पार्टी को
कौन पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करता है या उनको सिंबल एलोकेट करता है, कौन सी पार्टी का क्या सिंबल रहेगा वो कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके अंडर, द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंडर। तो ये आपको पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नाटो प्लस की। आपको पता होगा नाटो प्लस काफी टाइम से न्यूज में चल रहा था, तो इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में। नाटो प्लस क्या है, नाटो और 5 और ट्रीटी अलाइज हैं यूएसए के, उनमें एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। वो 5 देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। इसमें क्या किया जाएगा, ग्लोबल लेवल पर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और चाइनीज के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा। नाटो प्लस को बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑफिशियली नाटो ने रिकॉग्नाइज एक अपने आप में नाटो के अंडर इसको एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ और इंडिया अभी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया को इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तभी ये न्यूज में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि 2023 में जो इसकी चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। इस बार का थीम क्या था, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। सिक्योर का क्या फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एससीओ के मेंबर्स कौन है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया भी इसका पार्ट है, यहाँ पर मेंशन करना भूल गई मैं, आई एम सॉरी। और ऑब्जर्वर स्टेट्स है ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया, लेकिन ईरान भी अब इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है। आगे हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि अभी टोमेटो के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस भी कुछ शहरों में ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में से पिक्चर ली गई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के राज्य हैं, वहां पर जो लोग, जो किसान टमाटर की खेती करते हैं, उन्होंने वहां पर 2 अलग अलग मोज़ेक वायरस को बताया है कि इन 2 वायरस की वजह से जो टमाटर की प्रोडक्शन है, जो टमाटर की पैदावार है, प्रोडक्शन यील्ड है, वो कम हो गई है। तो महाराष्ट्र में जो टमाटो की क्रॉप है वो इम्पैक्ट हुई है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, जिसको इन शॉर्ट CMV बोला जाता है। और कर्नाटका या और सदर्न स्टेट्स में जो टोमेटो मोज़ेक वायरस TOMV, इन दोनों वायरस को जो है ब्लेम किया जा रहा है क्रॉप लॉस की वजह से, और जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी प्लांट एक बार मोज़ेक वायरस के कांटेक्ट में आ जाए तो वो प्लांट दूसरे प्लांट्स को भी वायरस को स्प्रेड कर देता है, और ये बहुत सारी फसलों को अफेक्ट करता है, जैसे गुलाब हो गए, बीन्स हो गए, टबैको हो गया, टोमेटो, पोटैटो, कुकुम्बर, पंपकिन, मेलन्स, पेपर, सभी को ये अफेक्ट कर सकता है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली RBI के पैनल ने इंडियन रूपी को IMF के SDR में इंक्लूड करने के लिए सजेशन दी है। तो SDR क्या है, या आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। SDR की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि IMF के साथ रिलेटेड है। SDR ऐसी इंटाइटलमेंट्स हैं जो कि IMF के मेंबर कंट्रीज को ग्रांट की जाती हैं, सो दैट वो IMF से ड्रॉ कर सके, लोन ले सके उनके कोटा के अलावा भी। जैसे एक बैंक क्रेडिट लिमिट देता है कस्टमर को, वैसे ही SDR IMF के मेंबर नेशंस के लिए काम करती है। SDR जब भी किसी देश के स्पेशल ड्राइंग अकाउंट को एलोकेट किया जाता है IMF के, तो उनकी उतनी अमाउंट उनको अलॉट कर दी जाती है। करेंसी वैल्यू है जो SDR की, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, बेस्ड ऑन US डॉलर, बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज, जिसमें US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेनमिनबी है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और लेटेस्ट जो लास्ट इसमें ऐड हुआ है वो है चाइनीज रेनमिनबी। अब इंडिया की करेंसी को भी इसमें ऐड करने के लिए जो है RBI ने मेजर्स सजेस्ट किए हैं। आगे बात करते हैं ईरान की इंडक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान की फुल टाइम इंडक्शन की जा रही है। तो SCO के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि SCO शंघाई 5 के ग्रुपिंग के बेस्ड एक बिल्ड किया गया था, जिसके मेंबर कौन कौन से, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। बाद में इसमें और जो मेंबर नेशंस थे वो ऐड हो गए। इसमें जो इंडिया है उसने पाकिस्तान को अक्यूज भी किया है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। तब भी इंडियन और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने इसकी जो मिलिट्री और एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज में इकट्ठे पार्टिसिपेट भी किया है। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सऊदी अरेबिया और रशिया ने
ऑयल कट्स को और बढ़ा दिया है सो दैट ऑयल के प्राइसेस और बढ़ जाए। यहाँ पर आपको पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं कि वर्ल्ड के बिगेस्ट जो ऑयल एक्सपोर्टर है कौन है, सऊदी अरेबिया, और सेकंड नंबर पे है रशिया। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ओपेक के बारे में पता होना चाहिए, ओपेक प्लस के बारे में पता होना चाहिए। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ओपेक प्लस है ओपेक के साथ भी कुछ और इसमें कंट्रीज जो है एडिड है। आगे हम बात करते हैं ग्रीन इन्फ्लेशन की। ग्रीन इन्फ्लेशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है, उनका जो लालच है वो ड्राइव करता है महंगाई को। यानी कि जो महंगाई है वो इस वजह से बढ़ती है क्योंकि कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं एक्सेसिवली। तो जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन वेज प्राइस स्पाइरल की वजह से, डिमांड सप्लाई की वजह से बढ़ती है, लेकिन ग्रीन इन्फ्लेशन में कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ाने का जो लालच है वो महंगाई को बढ़ाता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है टर्म। आगे हम बात करते हैं हमारे जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिनकी जो तुषार मेहता जी हैं, उनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि वो दोबारा से सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। जिनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने की है, जो जिनके हेड होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 3 सालों के लिए होती है। ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पहले अक्टूबर 2018 से थे, 2020 में दोबारा से रीअपॉइंट किए गए, फिर 1 जुलाई 2020 से अब ये दोबारा से रीअपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके बाद, और ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं। आगे जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनको एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट करते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए, हायरार्की है जो। आगे बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की, जिसका रिसेंटली 17th एडिशन रिलीज किया गया है इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जो कि सिडनी बेस्ड है, जहां पर भारत का कितना रैंक है, 126वां। इंडिया की जो पोजीशन है 2022 से इंप्रूव हुई है। और अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें उसमें टॉप किया है आइसलैंड ने, फिर है सेकंड नंबर पर डेनमार्क एंड थर्ड पर है आयरलैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे डेवलप कर रही है। कहां पर, गुजरात के लोथल में। ये जो डेवलपमेंट है सागरमाला प्रोग्राम के अंडर की जा रही है एज ए इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां पर मैरीटाइम हेरिटेज है इंडिया का एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक दिखाया जाएगा, और जो लोग हैं उनको ये अट्रैक्ट करेगा एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर डेवलप किया जा रहा है। आगे बात करते हैं अक्षर रिवर क्रूज की, जो कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। कहां पर, साबरमती रिवर फ्रंट पर, जो कि अहमदाबाद में है। ये जो क्रूज है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है डेवलप करेगी, और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों मिलकर इसको डेवलप करेंगी। आगे बात करते हैं, रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला वर्चुअल ब्रांच मेटावर्स में लॉन्च किया है। ये वर्चुअल ब्रांच होगी बैंक की, जो कि यूनिक एक्सपीरियंस कस्टमर्स को देगी। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नए कस्टमर्स होंगे, इसकी हेल्प से कस्टमर्स बैंक के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे, उनके सर्विसेज को, जैसे बैंक डिपॉजिट हो गए, रिटेल एमएसएमई लोन हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, डू इट योरसेल्फ एंड गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, उनके अंडर ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है थ्रेड्स, जो कि मेटा ने लॉन्च किया है। ये ट्विटर का एक राइवल की तरह लॉन्च किया गया है। मेटा जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी पेरेंट कंपनी है, इन्होंने ये माइक्रो ब्लॉगिंग एक ऐप थ्रेड्स नाम की लॉन्च की है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं चाइना के ओपन काइलिन की, जो कि एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाइना ने रिलीज किया है। ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि 4000 डेवलपर्स की कम्युनिटी ने डेवलप किया है। ये सॉफ्टवेयर की लाइंस ऑफ कोड को एक्सेस होगा, और ये उनको वैसे ही मॉडिफाई कर सकेगा जैसे वो विश करेंगे। अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, जो विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, वो हमें ये फ्रीडम नहीं देते चेंजेस करने की या मॉडिफिकेशन करने की। ओपन सोर्स ओएस क्या होता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पर सोर्स कोड है
वो पब्लिकली विजिबल होता है और एडिटेबल होता है, जिसको आप एडिट कर सकते हो। जो जनरली हम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हो गई, एप्पल का iOS हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओएस, जिसको जो कि एडिटेबल नहीं होता। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस भी याद रखना है, और ओपन काइलिन किसने लॉन्च किया है ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इस बार 10 जुलाई को जेंडर एंड फिजिक्स मीटिंग होगी, कहां पर? मुंबई में। ये 8th एडिशन होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन फिजिक्स का, और इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला ये पहला होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पुणे की जो है इवेंट है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की ये कॉन्फ्रेंस है। ये पहली बार 2002 में फ्रांस में हुआ था, जिसमें जेंडर इम्बैलेंस है जो फिजिक्स की एजुकेशन में, उसको ये जो है एड्रेस करता है। और रिसर्च के में जो भी जेंडर इम्बैलेंस है, यानी कि जो पूरे दुनिया में जो मेल है वो ज्यादा है रिसर्च के फील्ड में एज कंपेरेटिव टू फीमेल्स, उसी को ये एड्रेस करता है। क्योंकि इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन कायाकल्प, जो कि 2019 में यूपी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसके अंडर उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिए एम रखा था। ये न्यूज में था, इसीलिए मैंने आपको दोबारा से कवर करवाया है। ऑल्दो ये पुराना ऑपरेशन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोबारा से न्यूज में था। आगे बात करते हैं, रिसेंटली ओपेक में 4 और देशों को कंसल्ट किया गया है कि आप ओपेक को ज्वाइन कर लो। कौन कौन से 4 देश? अजरबैजान, मलेशिया, ब्रुनई एंड मेक्सिको। तो ओपेक की अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नेशंस एक्सपोर्टिंग। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो पहले 5 साल जब ये बना था उस टाइम तो था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, लेकिन बाद में 1965 में ये ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर ये ट्रांसफर कर दिया गया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑपरेशन इंश्योर करती है जो भी लीडिंग जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके बीच में, सो दैट वो कलेक्टिवली एक साथ ग्लोबल ऑयल मार्केट में काम कर सके और अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ा सके। ओपेक है वो इराक के बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी एक 1960 में एक एग्रीमेंट के द्वारा, जो कि 5 देशों ने साइन किया था। कौन कौन से? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। बाद में इसको और जो है 13 मेंबर कंट्रीज ने जो इसके जो और 8 मेंबर्स ने इसको ज्वाइन करके अभी टोटल इसके 13 मेंबर नेशंस है। कौन कौन से हैं? और कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, इक्वेडर, नाइजीरिया, गेबन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी एंड कॉन्गो। अभी ये 4 के साथ और बात की जा रही है कि आप भी ओपेक को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं एनजीटी की। सो रिसेंटली जो एनजीटी के जो चीफ थे उनकी रिटायरमेंट हुई है, जिनका क्या नाम था? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी। तो एनजीटी के बारे में पढ़ते हैं। एनजीटी की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर। किसके रिगार्डिंग? जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में केसेस के डिस्पोजल के लिए, और जो पार्टीज हैं उनको रिलीफ एंड कंपनसेशन देने के लिए फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। ये एक स्पेशलिस्ट बॉडी है जो कि केसेस सुनती है। इसके हेड कौन होते हैं? चेयरपर्सन, जो कि प्रिंसिपल बेंच में बैठते हैं, जो कि दिल्ली में है। और इसमें 10 से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर्स होते हैं जुडिशियल मेंबर्स, और कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं पहले आईआईटी कैंपस की, जो कि इंडिया का पहला आईआईटी कैंपस इंडिया के बाहर बनेगा। कहां पर? तंजानिया के जंजीबार में। तो बस आपको ये 1 पॉइंटर की तरह याद रखना है। आगे हम बात करते हैं आरबीआई के सीआईएमएस की, यानी कि सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें आरबीआई क्या करेगा? डेटा मैनेजमेंट को अपग्रेड करेगा, सो दैट जो मैसिव डेटा फ्लो है, एग्रीगेशन, एनालिसिस, पब्लिक डिसेमिनेशन, डेटा गवर्नेंस नीड्स है, उसको वो हैंडल कर सके। सीआईएमएस है जो वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज करता है बिग डेटा को मैनेज करने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है पावर यूजर्स के लिए, सो दैट वो डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स एंड एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को उनका एनालिसिस कर सके, डेटा को मल्टीपल डोमेन से कनेक्ट कर सके,
और बहुत जल्दी एक पैराडाइम शिफ्ट आ सके आरबीआई के इकोनॉमिक एनालिसिस में, सुपरविजन, मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट में। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मिशन मत्स्य, जिसका एम क्या है, जो माइनर गर्ल्स जो कि रेप विक्टिम हैं, अगर उनकी जो फैमिलीज उनको अबंडन कर देती हैं, छोड़ देती हैं, और जब अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उस टाइम पे ये जो मिशन मत्स्य स्कीम है ये उनको शेल्टर देगी, फूड देगी और लीगल एड देगी उन माइनर्स को। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने इमॉर्टल ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज को सैल्यूट किया था, कहां पर, हुल दिवस पर, जो कि ओल चिक्की स्क्रिप्ट यूज करते हैं संथाली लैंग्वेज की। तो आपको ओल चिक्की स्क्रिप्ट याद रखनी है, ये संथाली लैंग्वेज में यूज होती है। ओल चिक्की को ओल सेमेट, ओल किकी, ओल या संथाली अल्फाबेट के नाम से भी जाना जाता है। हुल दिवस रेवोल्यूशन क्या है, जो कि 1855 में स्टार्ट हुई थी, एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर की तरह ब्रिटिश के अगेंस्ट, किनके द्वारा, संथल्स के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज जिमिक्स की, जो कि बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और जापान की नेवी के बीच में, जो कि रिसेंटली विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुई है और ये 10 जुलाई तक चलेगी। तो आपको इनके मेंबर नेशंस कहां पर हुई है दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है साल्वेक्स 23, जो कि इंडिया और यूएस की नेवीज के बीच में 11 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि 26 जून से चली थी और 6 जुलाई तक चली है। कहां पर, केरला के कोच्चि के अरेबियन सी में। आगे बात करते हैं, रिसेंटली उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने लिंगराज टेम्पल की रीडेवलपमेंट के लिए नींव पत्थर रखा है अंडर द एकमरा क्षेत्र। सो एकमरा क्षेत्र क्या है, भुवनेश्वर का पुराना नाम है। इसमें क्या है, एकमरा क्षेत्र एमेनिटीज एंड मोन्यूमेंट रिवाइवल एक्शन प्लान था, जिसके अंडर उड़ीसा की गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो लिंगराज टेम्पल है, जो शिवजी जी का टेम्पल है, उसके अराउंड 80 एकड़ जो एरिया है उसको रीडेवलप किया जाएगा, क्योंकि जो ये लिंगराज टेम्पल है ये ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी का टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है। आगे बात करते हैं मो जंगल जामी योजना की, ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट की है, जिसका एम क्या है, फॉरेस्ट राइट्स को बोल्स्टर करना, कहां पर, ट्राइबल जो कबीले के लोग हैं उनमें, और जो लोग इसमें जंगलों में रहते हैं उनके लिए। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करेगा इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ में। इस स्कीम के अंडर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और जो जंगलों में रहने वाली आबादी है उनको लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हमारे देश का पहला कोऑपरेटिव रानिक सैनिक स्कूल का नींव पत्थर रखा है, कहां पर, गुजरात के महसाना में। तो आपको ये इसका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 की, जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिसेंटली रिलीज की है, जिसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ट्रेंड्स हैं उनके बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दी जाती हैं। 2022 में जो एफडीआई है डेवलपिंग कंट्रीज एशिया की, वहां पर $662 मिलियन जो है रिसीव हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले है एसएएफएफ चैंपियनशिप, जो कि इंडिया ने रिसेंटली जीती है, किसको हराकर, कुवैत को हराकर, और ये इंडिया में ही होस्ट की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दुरंत के कप की, जो कि एशिया का ओल्डेस्ट पुराना और दुनिया का तीसरा पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जहां पर टॉप इंडियन फुटबॉल जो क्लब हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो दुरंत कप है इस पर कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कब, 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियन जीपी 2023, जो कि मैक्स वर्स्टपेन ने जीती है। ये रेडबुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन है जिन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता था, जो कि ऑस्ट्रिया के रेडबुल रिंग में हुई थी। आगे हम बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सो रिसेंटली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मैक्रे पेंसन पास्ट अवे। इनका क्या नाम है, निकी मैक्रे पेंसन। ये इनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, 1996 अटलांटा में और 2000 सिडनी गेम्स में। वो वुमेन बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट की गई थी 2012 में। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, जो कि 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका एम क्या है, जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग है उनके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है उसको अवेयर करने के लिए।
आगे है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे जो कि 4 जुलाई को मनाया जाता है। ये अमेरिका का 247वां इंडिपेंडेंस डे है। नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनोसिस डे जो कि 6 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। क्यों? एज अ स्पेशल डे, जब जूनोसिस बीमारी को लड़ने के लिए पहला वैक्सीनेशन डेवलप किया गया था। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की। यहाँ पर उनके नाम मेंशन है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको इसकी PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।